बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना कादिर, और आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। जैसे कि हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, ना सिर्फ आपको इंटरेस्ट है बल्कि आप लोग जो है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कोई जो है वो डिमांड करते हैं और आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये गेस्ट आप लोग देखना पसंद करते हो, तो हम आपके लिए जो है वो गेस्ट भी यहाँ पर लेकर आते हैं। आज इस एनर्जी का जो रीज़न है, सुबह सुबह ये जो एनर्जी है वो बेसिकली आज डॉक्टर भी है, सिंगर भी है, लेकिन मैं उसे अपनी दोस्त कह सकती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक ऐसा गेस्ट मेरे सामने होता है जिससे आपको बात करना बड़ी पसंद होती है और जिस पे आप जब वो बोल रहे होते तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अगर उनकी मैं तारीफ़ की बात करूँ तो अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं उनको सिंगर की तरह इंट्रोड्यूस करूँ या एक डॉक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है हमारे दिमाग में ये थॉट होता है कि डॉक्टर है तो थोड़े से रूड होंगे, डॉक्टर है तो हर वक्त गुस्सा उनको होगा, लेकिन डॉक्टर अगर सिंगिंग करने लग जाए तो क्या ही बात होती है। तो हमारे साथ आज ऐसी ही जो है वो एक शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जो कि डॉक्टर भी हैं और सिंगर भी है, और भी मजीद उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। आज हम अपने प्रोग्राम में उनके मजीद टैलेंट भी आपको जो है वो दिखाएंगे। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर फरा ईसा यहाँ पर जो है वो मौजूद है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं उनको वेलकम करूँ आज। आपको सबसे पहले वेलकम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम सना, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू अगेन। सेम हियर। एक्साइटेड टू सी यू एक्चुअली इन द मॉर्निंग। सेम इवन मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती कि मेरे इंट्रो से ही आपको पता चल गया होगा क्योंकि इट्स सीरियसली नाइस जब आप ऐसे बंदे से बात कर रहे होते हैं जिसको आप जानते हो और जो कि आपको, मतलब मैं इसीलिए कहती हूँ ये मेरी गेस्ट है लेकिन मेरी दोस्त भी है आज, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और अगर मैं इनके टैलेंट की बात करूँ तो नो डाउट शी इज़ अ टैलेंटेड। इनके सबसे बेहतरीन, अच्छा ये मैं आपको इनके सॉन्ग के हवाले से बताने से पहले मैं चाहूँगी कि सबसे पहले उनका जो है वो एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है। अब वो सॉन्ग कैसा है वो आपने देखना है और आपने जज करना है, क्योंकि जो पिछले सॉन्ग्स थे, पिछले जो 4 सॉन्ग्स थे वो तो अमेजिंग थे। अब चाहे उसमें मेरे मौला हो या दूसरी जो है वो सॉन्ग्स हो, ज़बरदस्त सॉन्ग्स थे। अब ये जो सॉन्ग रिलीज हुआ है वो कैसा है आप जाइए और देखिए। ओके जी, और बड़ा ही खूबसूरत नो डाउट सॉन्ग। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगती है फरा की कि इनके सॉन्ग जो होता है उसमें कहते हैं ना कि बंदे की आवाज़ में वो जादू होना चाहिए कि आपको, आपकी अगर आवाज़ है तो आप रोमांटिक सॉन्ग जो है वो गा रहे हैं या आप सैड सॉन्ग गा रहे हैं। बेहतरीन सॉन्ग वो होता है जिसमें आपके इमोशंस दिख रहे हों। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि किसी की आवाज़ में, क्योंकि गाते सब हैं, मैं हमेशा कहती हूँ गाते सब है, लेकिन अगर किसी की आवाज़ में जो इमोशंस आपके होते हैं ना वो अगर बयां हो, ख़ास तौर पर जब आप अगर गा भी रहे हैं तो आपकी आंखों से वो इमोशंस बयान हो, तो क्या ही बात होती है। इसकी सारा जो इसका क्रेडिट होता है मैं हमेशा वो फरा को भेजती हूँ, डॉक्टर फरा को, कि व्हाट अमेजिंग। इनकी ना सिर्फ आवाज़ से इनके इमोशंस जो है वो छलक रहे होते हैं बल्कि इनके जो चेहरे के तासुरात होते हैं उनसे भी झलक रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करूँगी कि डॉक्टर फरा जो है उनके वालिद साहब की अगर मैं बात करूँ जो कि फाउंडर हैं ईसा लैबोरेटरी के, तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो जो है वो ना सिर्फ एक स्पोर्टमैन थे बल्कि जो है उनकी सबसे अच्छी चीज़ कि वो भी सिंगर थे। अब मैं मज़ीद इनसे जानूंगी कि किस तरह से जो है वो वालिद साहब भी सिंगर थे, अब ये खुद भी सिंगर है। अब इनके भाई की बात करें कि डॉक्टर ईसा साहब की अगर बात करें कि डॉक्टर फरहान ईसा जो है वो सिंगिंग का उन्हें शौक है या नहीं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे आपने सुन ही लिया होगा, सबसे पहले तो आपके वालिद साहब को भी सिंगिंग का शौक था, आपको भी सिंगिंग का शौक है। हाँ, अगर हम फरहान साहब की बात करें तो फरहान ईसा साहब को सिंगिंग का शौक है। डॉक्टर फरहान जो है वो म्यूजिक में रह चुके हैं लेकिन सिंगिंग नहीं करते हो, कि उनका अपना बैंड था कॉलेज में और मतलब गिटार वगैरह बजाते थे, पियानो। लेकिन एक्चुअली मेरा ख्याल ये है कि हम वो लोग हैं जो बाय बर्थ म्यूजिकली इंक्लाइंड रहे। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ईसा लैब के अलावा ही वाज अ वेरी पॉपुलर टीचर जो डॉक्टर्स को CPSP वगैरह में पढ़ाते थे और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और उनका जो पैशन था वो म्यूज़िक था। तो रोज़ 1 घंटे वो ना अपना हारमोनियम निकाल के करते थे और घरेलू जो महफिलें होती हैं उसमें गज़लें वगैरह गाया करते थे वो। तो आई थिंक उनका उन्हीं से आया, मुझ में टैलेंट भी मुझे आया, क्योंकि मेरे
4 भाई हैं, तो वो सब खेलते हैं टेबल टेनिस, क्योंकि अब्बू टेबल टेनिस के चैंपियन भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो वो सब टेबल टेनिस खेलते हैं और मैं सिर्फ गाती हूँ। वाह। तो इस तरह से कुछ था। तो बहुत इनकरेज किया मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से कि जो भी टैलेंट होता है वो उसको इनकरेज करते थे, और म्यूज़िक का क्यों ना हो। तो शुरू तो मैंने सुहेलाना के प्रोग्राम से किया था, तो आई वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक 7 या 8 ईयर्स की थी उस वक्त जब मैंने शुरू किया था सुहेलाना के प्रोग्राम संग संग चले में। तो वहाँ से पीटीवी में आप पे आता था वो प्रोग्राम, और वहाँ से मेरी इब्तिदा हुई थी। तो वो करते करते फिर उसके बाद जब मेडिसिन में आने का टाइम आया, 9th 10th के एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आए, तो मैंने कहा कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं, क्योंकि जो पीटीवी की रिकॉर्डिंग्स, आपको पता है रिकॉर्डिंग में कितना टाइम लगता है, और उस वक्त तो हम लोग रियल टेक्स लेते थे ना, ऐसा थोड़ी था कि वो मतलब चेंज करें आवाज़ को या कुछ ऐसे। तो काफ़ी दफ़ा टेक्स होती थी उसकी, और काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ स्कूल के बाद चले जाया करते थे और रात में देर तक रहते थे। तो मैंने कहा इस तरह से तो मेडिसिन में नहीं आ सकती मैं। बिल्कुल ऐसे। और हम पाँचों के पाँचों डॉक्टर हैं, अम्मी अब्बू इंक्लूडेड, मतलब, और मेरे 4 भाई और मैं। तो हम लोग के लिए कोई और प्रोफेशन था ही नहीं ऐसा कि हम लोग जो है वो कुछ और सोचते भी। और आपको पता है कितना कम्पिटिटिव होता है मेडिसिन में आना। अब हम लोग को इतना आसान लगता है मेडिसिन में आ गए हैं, तो और अपने मेरिट से हम आए, क्योंकि हम लोग A+ होल्डर्स थे, और मतलब माशाल्लाह फरहान भाई ने ऐसा ट्रेंड सेट किया था कि वो A+ लाए थे, तो हम सबको A+ लानी थी। तो अच्छा, ये भी प्रेशर बहुत होता है वैसे। प्रेशर, आई डोंट नो, इट वाज प्रेशर, वी वर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, बट एक होता है ना डायरेक्शन आपको मिल जाती है। हाँ। और मेरी वालदा का कहना है कि सबसे बड़ा बच्चा अगर आप उसको कर लें तो फिर बाकी सब नेचुरली फॉलो करते हैं। तो इस तरह से था। तो माशाल्लाह ये कि उन्होंने ऐसे ट्रेंड सेट किया कि हम लोग फॉलो करते हैं हर चीज़, बहुत आइडलाइज करते हैं अपने भाई को, बड़े भाई हैं सबसे। माशाल्लाह। तो और मेरे जो भाई हैं उन्होंने हमेशा बहुत इनकरेज किया, यानी कि फैमिली से रोक टोक होती है, तो मैंने अपनी चॉइस से मेडिसिन करते हुए मैंने म्यूज़िक परसू नहीं किया। बाद में जाके फिर मुझे हुआ कि डिफरेंट कॉन्सुलेट्स में, टोरंटो चली गई थी, वहाँ पे कॉन्सुलेट में गाती थी, फिर कोई प्रोग्राम फंक्शन होता था उसमें रिप्रेजेंट करती थी पाकिस्तान को। फिर मैं सऊदीया गई, वहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में मेरे इवेंट्स हुए। फिर उसके बाद मैं कराची मूव हुई वापस 2017 के एंड में। तो तब जब मैं डिफरेंट जगह मैं गा रही थी ऐसी कैजुअली, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तुम्हें करना चाहिए इसको सीरियसली परसू। तो उसके बाद फिर मैंने जाके शुरू किया। अच्छा, आपकी आवाज़ बोलने में भी बहुत अच्छी है। यहाँ जो है वो एक ब्रेक का वक्त है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो डॉक्टर फरा के साथ हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज कर रहे थे, और उनकी सिंगिंग के बारे में जो है वो आज बात हो रही थी। ख़ास तौर पे उनका जो अगर बात करूँ मैं, उनकी जो हमद रिलीज़ हुई थी, नो डाउट जो हम थी मेरे मौला, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और मैंने ये शुरू में भी, स्टार्ट में भी कहा था कि डॉक्टर फरा जो है वो अगर इमोशंस की बात करें ना, आप लोग फीलिंग्स की बात करें कि वो कौन सा सिंगर है जिसकी आवाज़ सुन के आपकी तमाम तर फीलिंग्स जाग जाती है, तो नो डाउट इसका क्रेडिट जो है वो डॉक्टर फरा को जाता है। मैं डॉक्टर फरा से मजीद पूछूंगी कि आखिर जो है डॉक्टर फरा ने बताया ये सफ़र इस तरह शुरू हुआ, तो इस सफ़र को किस तरह जारी रखा जब मेडिकल की फील्ड भी ज्वाइन की, उसके बाद इस सफ़र को, क्योंकि मेडिकल एक अपने में बहुत ज़्यादा मुश्किल फील्ड है, तो आखिर सिंगिंग और मेडिकल दोनों को साथ लेकर चलना किस तरह मुमकिन हुआ? बहुत अच्छा सवाल है सर, मुझे खुद नहीं पता है एक्चुअली इसका आंसर। क्योंकि मैं बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अपनी मेडिसिन को लेके बहुत सीरियस हूँ और बहुत पैशनेट हूँ। और इसके अलावा ये कि ना सिर्फ रेडियोलॉजी में प्रैक्टिस करती हूँ, टोरंटो से मैंने अपनी ट्रेनिंग हासिल की थी, यहाँ से डाउ से ग्रेजुएट करने के बाद टोरंटो में तकरीबन मैं 14 साल रही। उसके बाद फिर मैं सऊदी अरेबिया में 5 साल मैंने काम किया, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आई हूँ। तो तकरीबन आप देखो तो 17-18 साल तो मैंने सिर्फ मेडिसिन प्रैक्टिस की है। और मेरा पैशन, और दूसरा ये है कि मेरा दूसरा पैशन है एजुकेशन।
तो मैं डॉक्टर्स को और अलाइड हेल्थ को ट्रेन भी करती हूँ डिफरेंट कोर्सेज के हवाले से। तो ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आपको पता है कि जब व्हेन यू आर आप इस तरह के फील्ड में होते हैं तो लोग कहते हैं बहुत ही सीरियस टाइप का बंदा होना चाहिए ऐसा ही है। होता है। पता नहीं क्यों हमारे साथ ये टैबू, हालांकि डॉक्टर जितने रंगीन मजाज होते हैं और कोई नहीं होता। अच्छा, लेकिन डॉक्टर्स को देखकर ये महसूस हो जाता है कि पता नहीं शक्ल उतर जाती है। लोग मुझे कहते हैं फरा तुम्हारे पास तो आके जो है वैसी बंदा ठीक हो जाता है। तो मैं ही कहती हूँ, आई थिंक मेडिसिन, जहाँ तक मेडिसिन का हवाला है, यू नो आई एम अ वेरी अकम्पलिश्ड डॉक्टर माशाल्लाह। मतलब जितनी डिग्रीज वगैरह मेरे पास हैं इस एज में माशाल्लाह आई हैव डन अ लॉट और आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू। बहुत सारी जो डॉक्टर्स जो घर में बैठी हुई थी उनको मैं वापस वर्कफोर्स में लेकर आई, उनको ट्रेन किया, एजुकेट किया और अब जॉब्स मतलब उनको मिल गई हैं और दे आर वर्किंग। तो ये आई थिंक बहुत ज़बरदस्त आई थिंक मेरा मैं कंट्रीब्यूशन अपना कहूँगी, मानूंगी इसको, और मैं ये कहूँगी कि आई थिंक लोगों की, औरतों की लाइफ्स चेंज करने में थोड़ा सा मेरा हाथ है। लेकिन ये कि जहाँ रही बात म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक ऐसा रिलीफ आपको प्रोवाइड करता है स्ट्रेसेस से। क्योंकि आपको पता है रेडियोलॉजी का जो प्रोफेशन है इसमें आपको पेशेंट कांटेक्ट भी होता है और कभी कोई कैंसर का पेशेंट आ रहा होता है, कभी कोई नॉर्मल्स के अलावा बच्चों की प्रॉब्लम है, कोई यू नो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे आपके स्ट्रेसेस से आपको गुजरना होता है। तो ये एक रिलीफ आपको प्रोवाइड करता है, आपको रिचार्ज करता है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर एक हॉबी, चाहे वो म्यूज़िक की हो, स्पोर्ट्स की हो, जिम की हो, जो भी हॉबी हो, तो बड़ी ज़रूरी होती है ना इंसान के लिए कि थोड़ा चेंज चाहिए। बैठ के बंदा आँख ही बना लेता है ना या डब्बे बना लेता है, कुछ चीज़ें एक ऐसी चीज़ आपकी होनी चाहिए जो आपको रिलैक्स करे। तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो मेरा ज़िंदगी का जो वो एक कंक्लूजन आता है ना दिन का, वो म्यूज़िक से मुझे आता है। मुझे बहुत इंजॉय करती हूँ और मेरी इंक्लिनेशन थोड़ी सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो सारे मेरे गाने जो निकल रहे थे वो सूफ़ी इंक्लाइंड थे। उसके बाद फिर मैंने OST एक चैनल पे हमने रिलीज़ किया। अभी कुछ और OSTs मेरे आने वाले हैं। और लेकिन ये कि बेसिकली OST के अलावा ये कि सारे सूफ़ी म्यूज़िक में ज़्यादा फील होता है और क्योंकि मैं दिल से गाती हूँ हर गाना, तो मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्व होके करना पड़ता है। यू नो ऊपरी नहीं है होता, पूरी लगता है कि रूह का एक पार्ट आपने उसके अंदर डाला है। नो डाउट आप खुद भी डूब जाती है गानों पे और दूसरों को भी डुबा देती है। बस ये कि मुझे याद है लास्ट टाइम बेचारी तुम्हें आंसू आ गए थे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कुछ मेरे मौला की, हाँ मेरे मौला की वीडियो थी। लेकिन ये कि बस ऐसा है कि वो जो भी इंसान करे ना चीज, चाहे वो मेडिसिन प्रैक्टिस करे, चाहे वो पढ़ाए, वो दिल से करे, वरना ऊपरी करना और यू नो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए। अब म्यूजिक मेरे लिए कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो नहीं रखता क्योंकि माशाल्लाह ऑलरेडी आई हैव अ करियर, बट द थिंग इज दैट एक रूह की ग़िज़ा जो कहते हैं ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो वाकई ऐसा ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके पास जो है वो पेशेंट्स आए हों, आपने देखना हो और अचानक से सिंगिंग का मूड जो है वो डॉक्टर फराह का हो? हाँ होता है कभी कभार, बिल्कुल होता है। और मेरे साथ स्टूडेंट्स भी होते हैं मेरे साथ, और यू नो कभी कभी ऐसा होता है हमारा माहौल बहुत चिल्ड है और बहुत रिलैक्स्ड है, और पेशेंट जब आता है तो सारे स्ट्रेसेस में होता है। तो लेकिन ये कि वो सब यही कहते हैं कि तो तुम्हारी बड़ी स्वीट हेड है और यू नो मतलब हंसता मुस्कुराता रहना। मेरा नाम ही फराह है, वैसे भी तो मेरा शख्सियत पे भी असर है। अच्छा, आप खुद भी माशाल्लाह से इतनी प्रिटी है। प्रिटी तो खैर वो नहीं, लेकिन ये कि खुशमिजाज जरूर हूँ। थैंक यू। लेकिन ये कि वो आई थिंक रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि आप बोरिंग से डॉक्टर को देखें और वैसी बंदे की आधी तबीयत खराब मजीद और तबीयत आपकी वो हो जाती है। ज़ाहिर है आपको ज़रूरत होती है कि कोई आपको काउंसिल भी करे, आपके साथ अच्छी तरह बिहेव भी करे, क्योंकि देखिए दवा से सिर्फ 60% इलाज हो सकता है। बाकी जो डॉक्टर से आप इम्प्रेस होके या उसकी बात सुन के या उसकी बात समझ के जो आपको इलाज आपको फील होता है बेहतर। मेरे साथ खुद जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर का बिहेवियर अगर अच्छा ना हो तो बंदा उससे लौट जाता है ना, हकीकत बात है। तो
कहते क्या पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ समझ अच्छा, नहीं फिर आया। मेडिसिन भी नहीं खाने का दिल चाहता अगर आपसे कोई इस मेडिसिन तरह से बात वाकई करे? काम नहीं करती, आपका बॉडी माइंड सोल तीनों चीज़ें आपको वो होती हैं। और ये कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दुआ पढ़ के इलाज अपना शुरू करते हैं और उनकी बहुत शिफा होती है हाथ में। तो ये आई थिंक इट इज़ ये ढारे इसके ऊपर रिसर्चेस तो नहीं हुई, लेकिन हमें पता है कि कितना फ़र्क पड़ता है शख्सियत से और दुआओं से। और आई थिंक डेफिनेटली मेरी वालदा ने हम लोग को, हम सबके नाम खुशी पे रखे हैं ना, तो मेरे चारों भाइयों और मेरा नाम खुशी पर है। तो उनका यही हमेशा मकसद था कि हम हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो माशाल्लाह हम सब ऐसे ही हैं, यू नो, खुशबाश टाइप के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत अच्छी बात है। और यकीन माने कि मेरा खुद भी ये मानना है कि इंसान को ना मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से आपकी आधी टेंशन तो वही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और दूसरे की भी खत्म हो जाती है। दूसरे की भी खत्म हो जाती है। आप किसी को मुस्कुरा कर देखें ना, तो उसी वक्त बात आपकी, जो आपकी मीटिंग भी हो रही है ना, वो आधी बात तो सेट हो जाती है। अब ये होता है ना सना कि कभी कभार जब मैं काम पे मुझे गुस्सा आ जाता है तो घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि ज़ाहिर है वो आता नहीं है वैसे तो, लेकिन जब मूड खराब होता है तो मेरी शक्ल पे आ जाता है फौरन, क्योंकि आई कांट हाइड इट। और ये कि ज़ाहिर है थोड़ा सा फील होता है फिर लोगों के, भाई तो डॉक्टर फरा को गुस्सा आ गया आज, यू नो, बच के रहो। तो ये वाली चीज़ आती है, लेकिन ज़ाहिर है ना बाय इंटेंशन तो नहीं होता ये, कभी कोई ऐसी बात हो या कुछ हो। लेकिन ये कि ज़्यादातर जो टाइम है वो आप, क्योंकि इतनी छोटी सी लाइफ है और हम आज हैं और कल हम चले जाएंगे, तो लोगों को कुछ तो याद रहे आपके बारे में, बजाय कि आप 24 घंटे गुस्सा ही करते रहते। वाह, कितनी खूबसूरत बात आपने की। ये हकीकत बात है कि किसी को अगर आप मुस्कुरा कर अगर आप बात कर रहे हो ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और जहाँ आपको लगता है ना कि बात मुमकिन नहीं है, अगर कोई खास तौर पर, अगर मैं यहाँ पर अपनी अम्मी की भी मिसाल दूँ, हम अम्मी के पास जाते हैं, उनसे अगर कोई काम होता है तो फिर हम पहले तो मुस्कुराएंगे, अम्मी ये काम है, आधा काम तो फिर उसी वक्त खत्म हो जाता है, क्योंकि आप इतनी प्यारी मुस्कुराहट देते। तो मुस्कुराते रहे। हमारे प्रोग्राम का नाम भी मुस्कुराती सुबह है, तो हम भी आपको मुस्कुराहटे बिखेरने के लिए यहाँ होते हैं। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जाहिर सी बात है आपके वालिद साहब को भी जो है वो सिंगिंग का जो है वो करते थे और सिंगिंग का शौक भी था, तो वालिद साहब की भी बड़ी मदद मिली होगी जब आप सिंगिंग, जाहिर सी बात है आपने कहा कि आप बड़ी छोटी एज में जो है वो सिंगिंग की तरफ राग़िब हो गई थी, तो वालिद साहब से भी बड़ी हेल्प मिली होगी? बिल्कुल, मेरी वालदा और वालिद दोनों बहुत म्यूजिकली इंक्लाइंड थे। अम्मी ने आई थिंक बहुत जल्दी देख लिया था मेरे पेरेंट्स ने, बल्कि कि मैं गा सकती हूँ। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी, कहते जब से तुम पैदा हुई हो तब से तुम गा रही हो, उनका ये कहना है। हाँ, उनका ये कहना है। अब मुझे तो नहीं पता ये, खैर, लेकिन छोटी सी डॉक्टर फरा यूं छोटी सी फरा गुनगुना रही थी। कहते हैं बस यू नो, मतलब कोर्ट में भी खड़े हुए ना जैसे, तो मैं आवाजें लगा रही होती थी और ये कर रही थी। तो कहते हैं कि बचपन से हमने नोट किया कि तुम यू नो यू हैड दिस टैलेंट। और फिर उसके बाद जब सुहेलाना के प्रोग्राम में मैंने आना शुरू किया, उन्होंने मुझे क्राउड से पिक किया था, मैं ऐसी गई थी शो के लिए स्कूल के साथ, और फिर उन्होंने कुछ बच्चों को कहा कि आप आए स्टेज पे, यू नो, कुछ भी गाना है, कहना है। तो मैं उसी तरह से गई और उनको मेरी आवाज़ इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा कल से तुमने प्रोग्राम में आना है। उस तरह से मैंने ज्वाइन किया, उनके साथ काफ़ी ट्रैवल किया मैंने। प्रेसिडेंसी 14 अगस्त के प्रोग्राम में इस्लामाबाद में काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी जब मैं छोटी थी बहुत, और भी बच्चे थे मेरे साथ। और फिर उसके बाद सेकंड मेरा जो इंस्टीट्यूशन रहा वो मेरे वालिद के अलावा, मेरे वालिद ने मुझे सबसे पहले जो मुझे गाना सिखाया अब्बू ने, वो सोहनी धरती था। वाह। तो और वो उन्होंने मुझे पियानो पे बजाना सिखाया, सोहनी धरती, आज तक मुझे याद है अब्बू ने। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई प्लेड द पियानो, ही टॉट मी। तो फिर उसके बाद जो है वो निसार बज़मी की मैं स्टूडेंट रही 2 साल, और फिर उसके बाद फिर मेडिसिन में आ गई, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन ये कि बहुत, आई थिंक मैं बहुत लकी रही कि मैं बहुत 2 माया नाज लोगों के साथ, जो अल्लाह ताला बज़मी साहब को जन्नत नसीब करे, बहुत ही वैसे रिलीजियस टाइप के और बहुत ही प्यारे आदमी थे। और सुहेलाना तो माशाल्लाह अभी तक हयात हैं, और ज़ाहिर मेरी इब्तिदा भी उन्हीं से हुई। तो मैं बहुत लकी रही, आई थिंक फॉर्चुनेट रही कि मुझे 2 लेजेंड्स के साथ मुझे काम करने को मिला और सीखने को मिला सबसे ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप लकी इसमें भी रही कि 2 बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फील्ड्स, अगर हम बात करें सिंगिंग बिल्कुल अलग है, कोई नहीं कर सकता। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती इतना सा स्टार्ट करती हूँ, वहीं पर मेरी खत्म हो जाती है। और डॉक्टरी, मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल फील्ड है। इन दोनों को आपने जो है वो दोनों को साथ रखा है, तो वो बहुत बड़ी बात है और बहुत माशाल्लाह से टैलेंटेड है आप कि आपने इन दोनों को रखा। औरतें जो है ना वो जो चाहे कर सकती हैं।
हम लोग जो है वो ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें औरतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, आपको बिल्कुल पता है, विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, मैं खुद करती हूँ, मुझे पता है। लेकिन ये कि आपको ही पता है, मुझे पता है, जितना टैलेंट हम में होता है हम जो भी चीज़ ठाने हम लोग कर सकते हैं। बस ये टाइम मैनेजमेंट है, फिर घर की सपोर्ट, घर से जो आपको सपोर्ट मिलती है, आपके भाइयों की हो, चाहे आपके हस्बैंड की हो, चाहे जो भी आपके फ्रेंड्स हों, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और औरत को, हर एक को ही होती है बल्कि, तो लेकिन करने को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का होता है कि टाइम आप मैनेज कर बिल्कुल ऐसा ही है कि टाइम मैनेज करके चलना चाहिए, और औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि हम लोग जो ब्रेक पे भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रेक पर जो है वो डॉक्टर फराह की जो सॉन्ग है वो नहीं सुन रहे होते, बल्कि हमारा जो आज माहौल है, हमारे जो आज सेट का माहौल है वो बिल्कुल ही अलग है। आज जो है वो बड़ी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो है, जब आप सुबह सुबह, आपकी सुबह इतनी एनर्जेटिक होती है तो आपका फिर पूरा जो दिन होता है वो बड़ा फिर एनर्जेटिक जो है वो गुजरता है। और जो है वो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि जब हमारे पास ऐसे गेस्ट आए हुए होते हैं जो कि हकीकत में जो है वो ना सिर्फ उनमें इस हद तक टैलेंट होता है, बल्कि उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर भी यही बात कर रहे थे कि वो कैसे लोग होते हैं जो कि दूसरे का अगर टैलेंट देखे तो फिर भी उसे मिसगाइड करें या आपके टैलेंट को छुपाने की कोशिश करें। आपके साथ फरा ऐसा हुआ? सना देखो, व्हेन यू कम, आप बाहर निकलते हैं ना काम करने के लिए, चाहे वो कोई भी काम, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक मेरी ये दुआ ये रहती है अल्लाह ताला से, इलाही आमीन, कि ये आपको ऐसी कंपनी में अल्लाह ताला हमेशा रखें जो मुखलिस लोग हों, मुखलिस दोस्त हों, मुखलिस रिश्तेदार हों। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला का तोहफा है वो यही है, आपका पार्टनर आपके साथ मुखलिस हो, तो ये आई थिंक, बाकी चीज़ें सब आनी जानी है, फ़ानी है, आपको पता है। लेकिन ये कि ये अल्लाह ताला का वाकई सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। दौलत, शोहरत, ये चीज़ें नहीं होती। आपके अराउंड अगर जब मुखलिस लोग रहते हैं तो फिर आपको गाइडेंस भी सही मिलती है, सजेशन भी आपको सही मिलता है। और ज़ाहिर है हर रास्ता जो है आप ज़िंदगी में जब तय करते हैं तो हर रास्ता आपको अल्लाह ताला की तरफ ही ले जाता है, तो उसकी राह में आप चलते रहें। बाकी जो लोग, जिसको जो करना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा आपको आके प्रोटेक्ट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अगर आप एज लॉन्ग एज, क्योंकि मुश्किलात तो सभी के साथ आती हैं, सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, घर से लेके जब तक बाहर आप कदम रखते हैं, औरत को स्पेशली क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो सिर्फ प्रोटेक्ट करने वाला आपको सिर्फ अल्लाह ही है और कोई नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आप अकेले चल रहे होते हैं ना ज़िंदगी में, तो आप अकेले ही चल रहे होते हैं, सिर्फ सपोर्ट ही होती है आपको। लेकिन ये कि अल्लाह ताला, ये मैं जब डाउन होती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ही मुझे रेस्क्यू करे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इसका रास्ता क्या है। फिर अल्लाह मियाँ बिल्कुल करते हैं। बेशक, वैसे भी ये हकीकत बात है, अल्लाह ताला अपने बंदों से हमेशा कहता है कि तुम सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, रास्ता मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। अच्छा फरा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपके गानों में, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि आपके गानों में हमें एहसास मिलते हैं, जज्बात, आपकी आवाज़ से लेकर आपकी आंखों से जज्बात छलक रहे होते हैं। तो अगर हम इन जज्बात की बैकग्राउंड की कहानी अगर गौर करें तो इसके पीछे के जज्बात की कहानी क्या है? मैं रोमांटिक सॉन्ग्स की बात कर रही थी। एक्चुअली ये सॉन्ग्स सुनने में तो रोमांटिक लग रहे हैं, लेकिन इमोशनल टच भी होता है उसमें। जब मैं गाती हूँ तो आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एक्चुअली। मेरा पहला बेटा ख़त्म हो गया था 2 साल की उम्र में, तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो मैं गाती थी इधर उधर या इवेंट्स में हो गया, दोस्तों के साथ हो गया, तो मेरा गाना वाना सब बंद हो गया, मुझसे गाया ही नहीं गया। सना बिल्कुल ऐसा था कि किसी ने मुंह पे पट्टी बांधी हो जैसे। उसका होता ये था कि क्योंकि मैं अपने यूज्ड टू हूँ अपने गाने में फील डालने के और सोच के और दिल से गाने वाली थी, तो मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगता था ये। और बहुत अरसे तक ये मेरे साथ सिलसिला रहा, जब तक मैं एक दफ़ा वेकेशन पे मैं पाकिस्तान आई और मेरे पेरेंट्स से फ़ौरन नोट कर लिया, क्योंकि मैं तो हर वक्त गाने वाली थी, जैसे चल रही हूँ तो गा रही हूँ, बैठ रही हूँ गाड़ी में तो गा रही हूँ। तो मेरे वालिदैन ने मुझे बिठाया, मुझे कहा तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? तो
तुम तो बिल्कुल भी नहीं गा रही, ना गुनगुना रही हो। तो मैंने अम्मी अब्बू से कहा कि मुझे बहुत मुश्किल होती है अब गाने में, तो मुझसे मत गाने को कहें। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे लिए तो तुम्हें करना पड़ेगा दोबारा। तो दे फोर्स्ड मी एक्चुअली, और उनकी बात रखने, क्योंकि मैं वो बेटी हूँ जो अपने पेरेंट्स की बात सुनती हूँ लड़ भिड़ के लेकिन फिर इवेंचुअली, लेकिन ये कि उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। तो अब जैसे मेरा एक सॉन्ग है एरे सखी, वो तो मैंने वाकई अपने हस्बैंड के लिए गाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब्रॉड हैं एट द मोमेंट। और याद तेरी आएगी जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ है मेरी, मैंने उसको सोच के, अपने बेटे को सोच के गाया था। हालांकि वो रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या सोच रही थी उस वक्त मैं गा रही थी। देखिए, मोहब्बत जहाँ तक बात आती है, लोग ये कहते हैं कि बहुत मोहब्बत की होगी, मोहब्बत में बहुत गम भी खाए होंगे, हम सब खाते हैं। लेकिन ये कि जो मुझ जैसा शख्स जो है, जो बहुत ही साफ दिल का है, जो जिसकी जो भी बात है वो आंख में उसकी झलकती है, तो वो उसको हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा फील होती है, और आर्टिस्ट को आपको पता है आर्टिस्ट होता ही एहसास है। तो शायद मेरे अंदर भी वो चीज़ है कि मैं इतने साल हो गए बहुत मेरे बेटे की डेथ को, एक माँ के लिए जिसने बच्चा अपने हाथों से दफन किया, उसके लिए आई थिंक ज़िंदगी भर का अफसोस रहता है। लोगों के तो पले पलाए बच्चे चले जाते हैं, मेरा तो खैर छोटा बच्चा था, लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं बहुत, आपकी देखने की नज़र, चीज़ों को परखने की नज़र आपकी शिफ्ट हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी पूरी। तो अब ये कि मैं किसी और को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, ख़ुद तो आप छोड़ें अपने लिए, लेकिन किसी और को भी अगर मैं देखूं, किसी की तकलीफ़ देखूं। और डॉक्टर ईसा की ख़ास बात यही थी कि वो भी बहुत हसास थे मेरी तरह, उन्होंने बहुत टफ़ टाइम्स देखे अपने लाइफ में, लेकिन ये कि वो आई थिंक ईसा लैब की जो प्रोग्रेस है, जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, वो उनकी जो लोगों के लिए वो करके गए हैं दुआएं, आई थिंक वही हमें लेके आगे जा रहा है। बिल्कुल, आई थिंक तो आई थिंक सक्सेस सिर्फ ये नहीं होती कि आप पैसे कमा लें, सक्सेस इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर सना, तुम्हें पता है कि म्यूजिक के साथ इज्जत का बहुत ताल्लुक है, बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां अगर आती हैं, लड़के म्यूजिक में आते हैं तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता, तो लड़कियां आती है म्यूजिक में तो एक बड़ा पॉइंट स्कोर किया जाता है। पॉइंट, हाँ। अच्छा, हमारे साथ ये है कि मैं तो मैं ये कहती हूँ कि मैं आई थिंक आई एम अ रोल मॉडल फॉर विमेन, बिकॉज कोई आप ऐसा काम जो आप करना चाहें और आपको ये कहे कि एक औरत नहीं कर सकती, एक तो वो गलत है। दूसरा ये कि आप पढ़ लिख के भी आप अपना टैलेंट परस्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई छोड़ दें। तो पता है, जो बच्चे लड़के जाते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं, बस बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पढ़ाई उनके पीछे रह जाती है। वो कहते भी हैं कि हमारा तो पढ़ाई से कोई लिंक ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सबसे गलत बात है, क्योंकि देखें, जब व्हेन यू स्टडी आप कमाने खाने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर आप ये अपने शौक पूरे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बगैर पढ़े स्ट्रगलिंग हालत में, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो कल्चर, जो आर्ट है, उसकी इतनी प्रमोशन नहीं है। तो यू हैव टू बी वर्किंग, मतलब अगर आप लॉजिकली सोचें और लोग उनको गाइड करें कि भाई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, जॉब पे लगो, आवाज़ तो कहीं नहीं जा रही आपकी भागी हुई, है ना। बिल्कुल। और फिर कुछ लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं यंग एज में, जैसे बगैर एजुकेशन के। आप मुझे कितने गिनाए अभी करंटली म्यूजिक में जो लोग हैं, सबने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। शहजाद रॉय को देख लें आप, ही इज माशाल्लाह एजुकेटेड, आतिफ असलम इज एजुकेटेड, हदीका इज एजुकेटेड, दे आर ऑल फ्रॉम एजुकेटेड फैमिलीज। तो ये नहीं है कि आप सब कुछ बंद कर दें, पढ़ना वढ़ना, और फिर आप डायरेक्टली सिर्फ म्यूजिक। तो बच्चों को गाइड करने की भी जरूरत है काफी के। बिल्कुल ऐसा ही सब है। चीजें साथ लेके चलनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल लाइफ में तमाम चीजें साथ लेकर चलनी पड़ती है। हाँ, इनके फैमिली को भी साथ लेके चलना बिल्कुल पड़ता है। ऐसा ही है। फैमिली को तो बहुत जरूरी है कि साथ लेकर अच्छा बंदा जो है वो गाया। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, मैंने कहा था स्टार्ट में भी, ये कि हमने इनका जो है वो
सिंगिंग जो इनकी है वो भी टैलेंट है, डॉक्टर है वो भी टैलेंट है। आज मैंने एक और टैलेंट देखा, वो था इनके अंदर एक टीचर भी है जो कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को कहती है कि पढ़ो, किसी ने पढ़ाई नहीं छोड़नी, तो इनके अंदर एक टीचर भी है। इनके जितने स्टूडेंट्स जो है वो इनके साथ काम करते हैं, इनको सिखा रही होती है, तो उनको बड़ा उनके लिए मुझे लगता है आप थोड़ी स्ट्रिक्ट होंगी। नहीं, एक्चुअली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लाइक मोर लाइक माय फ्रेंड्स। मेरा बस काम है कि उनको एजुकेट करना, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो आपको पता है सना, मैंने बाहर से अपनी मेडिसिन करने के बाद मैं बाहर चली गई थी और सारी मेरी एजुकेशन बाकी बाहर से है। तो जब मैं पाकिस्तान आई और मैंने हायरिंग शुरू करी तो मुझे लगा कि काफ़ी गैप है उनकी पढ़ाई में और मेरी पढ़ाई में। तो उसको फिर मैंने कहा कि मैंने सऊदीया में भी ट्रेन किया, टोरंटो में भी ट्रेनिंग की लोगों की, तो अगर मैं पाकिस्तान आके ये ना करूँ तो फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसे अपनी कौम को आपने कॉन्ट्रीब्यूट तो किया नहीं। तो इस वजह से आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट, डॉक्टर फराइसा अकेडमी के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट चलता है माशाल्लाह। अभी हाल में हमारी ग्रेजुएशन हुई जिसमें डिफरेंट शोबों के मतलब हेल्थ से रिलेटेड शोबों के तकरीबन 70 लोगों ने ग्रेजुएट किया पिछले साल के कंबाइंड। और ये जो है वो यूनिक कोर्सेज हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं इसकी, और हेल्थ, और फिर उनको फिर हम हायर भी करते हैं ईसा लैब में भी, और ज़्यादातर तो हमारी फैसिलिटीज़ में चले जाते हैं मेनली। और जो बाहर जाते हैं वो फिर डिफरेंट उनको हेल्प करते हैं हम लोग जॉब्स हासिल करने में, जिसमें अल्ट्रासाउंड से तो रिलेटेड, अल्ट्रासाउंड के अलावा फ्लेबोटमी हो गई जिससे मतलब सैम्पल कलेक्शन वाले होते हैं, फिर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऑल ऑफ दीज कोर्सेज। तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग एडजस्ट आते हैं। आपको पता है हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, बिल्कुल हमेशा से थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर की तरफ फोकस हो गया, स्पेशली कोविड के बाद से। तो मैंने जो औरतें घर में बैठी थी, जो फ्रेंड्स भी थी, जो जानने वाली, किसी का मैं सुनती थी कि डॉक्टर MBBS करके घर पे बैठी हुई है, उसने कभी जॉब नहीं की, तो फिर मैं उन लोगों को कॉल करके कहती थी भाई आओ काम पर आओ तुम लोग प्लीज़, क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हमारी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी वर्किंग थे उन्होंने एडवांस कोर्सेज किए, जो वर्किंग नहीं थे वो नए नए फील्ड में आए और अब जॉब्स कर रही हैं औरतें। और जब जॉब्स औरतें करने लग जाती हैं ना सना, और जब पैसे आने लगते हैं घर में, तो कॉन्फिडेंस जो है औरत का बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है ना। तो आगे अपनी बात भी फिर न रखती है, बात भी लेती है, कर लेती है कि वो बात नहीं रख पाती है। बिल्कुल बात भी, और फिर ये कि आई थिंक उसको डील करने का, लोगों को डील करने का तरीका उसका चेंज आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ये है कि बच्चों को रेस करने का रंगो ढंग, जो पढ़ी लिखी औरत होती है, जो औरत बाहर काम करती है, उसके बच्चों को आप कंपेयर करें जो औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं या जिनको मौका नहीं मिल सका एजुकेशन हासिल करने का, बहुत फ़र्क होता है बच्चों में। उनके बच्चों को, अब मेरे बच्चे जैसे हैं माशाल्लाह, तो मुझे दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, मेरी यूट्यूब पर वीडियो आती है, अब मुझे कहते हैं मामा आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो गए। उनके लिए सब्सक्राइबर इतनी बड़ी चीज़ है, हालांकि मैं तो नोट भी नहीं कर रही होती कितने सब्सक्राइबर हो गए, क्या हो गए, वो बड़ा नोट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया में। लेकिन ये कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द सब्सक्राइबर्स, इट्स अबाउट आपकी खुद की पर्सनालिटी इतनी वो होनी चाहिए कि आप कहीं पे भी जाएं तो आप दिल लोगों का लग जाए ना। वरना क्या सब्सक्राइबर्स का तो ये कि उनको तो नहीं इतना पता होता, वो तो सिर्फ आपका ज़ाहिरी तौर पे आपका देख रहे होते हैं। अभी मैं लाइव हूँ मेरे चैनल पे, तो प्रॉब्ली पहली दफ़ा ये लोग मुझे देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, इस सेंस में कि इतनी माशाल्लाह आपसे हार्ट टू हार्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ जो है वो आज डॉक्टर फराइसा जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद होंगे, और मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम उनसे जानने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने जाना एक ब्रेक पर। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।